ये प्रश्न है चंचल मिश्रा का। गवीस में ग अ व ई श अ है और रविंद्र में भी र अ व ई द अ र है, इन्होंने लिखा है यहाँ पर। गवीस में आपने अयादि संधि बताई है, लेकिन रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। मैम दोनों संधियों में अ व आ रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है ये आ रहा है। अब कैसे समझ में आए कि ई को देखें या अव को देखें, मतलब इन्होंने ये कहा है कि जब मैंने आपको बताया था संधि विच्छेद का तरीका कि कैसे आपको संधि करनी है, तो इनका कंफ्यूजन यहीं पे हो रहा है कि हम ई को देखें या ये जो अब हमें दिखाई दे रहा है इसको देखें या इसको देखें, ये इन्होंने कहा है। आगे इन्होंने कहा है और एक बात, इसमें व के बाद ई भी आ रहा है तो यण संधि भी लग रही है, जहां पर उ व में बदलता है। तो इन्हें यहाँ बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ सिंपल सा तरीका। ये जो मैंने आपको जहाँ से भी आपने ये वर्ण विच्छेद करने वाला तरीका सिखाया है, तो मैंने आपको जो संधि विच्छेद का तरीका बताया है वो एक नहीं कई सारे तरीके बताए कि आपके पास ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है। तो जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो आपको फोकस किस चीज़ पे रखना है। सबसे पहले मैं हमेशा संधि की क्लास करने से पहले आपको एक बात बताती हूँ कि आपको सदैव एक बात याद रखनी है कि एक यहाँ पर प्रथम शब्द और एक यहाँ पर द्वितीय शब्द, ये दोनों शब्द मिलकर यहाँ पर एक नया शब्द जो बन रहा है, तो इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ इसमें होता है, यानी दोनों शब्दों का अर्थ इसमें होता है। तो जब आप किसी शब्द में संधि करते हैं या किसी संधि शब्द से उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो आपको इस बात पर फोकस करना है, ठीक है। ये आपके दिमाग में पहले ही चलना चाहिए। जैसे मान लो शब्द यहाँ पे दिया है गवीश। गवीश का अर्थ अगर हम देखें तो हमने देखा कि ये गौ प्लस ईस, गायों का जो ईस है वो गवीस बनता है। तो आपको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर गौ प्लस ईस होगा। तो अब जब गौ प्लस ईस होगा तो आपको ये देखना है कि इसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये गौ प्लस ईस इस शब्द से मिलकर बना है, तभी हमारा ये गवीस आया है। तो आपको ये बात यहाँ समझ में आ जाती है कि ये जो हमारा प्रथम यानी अंतिम वर्ण है ओ, और इसका मेल हमारा इस ई से हो रहा है, तो ये जो ओ है ये किस में परिवर्तित होगा, तो आपको पता है ये अव में परिवर्तित होता है, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तित हुआ तो इसी से यहाँ पे ये ई इसके साथ मिल गया और ये अ किसके साथ मिल गया, ग के साथ मिल गया, और इसको पूरा करके इसने गवीस बना दिया, ठीक है। तो आपको अर्थ के अनुसार चलना है, तो इससे आपको पता चलेगा कि इसमें हमारी क्या होगी, अयादि संधि। फिर जब आप यहाँ पे आते हैं, ये दूसरा जो आपका शब्द है रविंद्र, तो इसमें आप देखते हैं कि रविंद्र किससे बना है, रवि प्लस इंद्र से बना है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको पता है कि ये रवि प्लस इंद्र से मिलकर बना है। तो आप इसको देखेंगे कि इसमें अंतिम जो स्वर है वो क्या है, छोटी है, और यहाँ पे ये छोटी है, दोनों का मेल करके बड़ी ई बनता है, और इस तरह से ये इसमें हमारी दीर्घ संधि आ जाती है। तो आपके दिमाग में ये दोनों पॉइंट आ गए। अब आपका सवाल ये है कि आप ये कहेंगे कि मैम ऐसे तो हमको समझ में आ गया, बस हमको आप ये बताइए कि अगर ऐसे शब्द लिखा हुआ है दोनों, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आप लोगों को इसके लिए एक तरीका ये बताया था कि जब भी कभी आपके सामने अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि कोई एक शब्द दिया है और आपको उसका संधि विच्छेद करना है, तो पहले आपको उसकी संधि की पहचान करनी होगी, और उस हिसाब से जैसे मान लो आपने शब्द लिया रविंद्र, तो आप देखेंगे कि शब्द के बीचों बीच यहाँ पर ई आया है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए इसका अर्थ कि रविंद्र का अर्थ क्या आ रहा है। तो रविंद्र का अर्थ होता है रवि का इंद्र या रवि जो इंद्र है। तो यहाँ पे दो शब्द आपको पहले से ही दिमाग में आते हैं, तो आपको फोकस उस चीज़ पे करना है, क्योंकि अगर आप इसको बना के देख सकते हैं, दोनों चीज़ बना के देख सकते हैं। मान लो आपको ये लगता है कि ये जो व है, ये अगर मान लो यहाँ पे ये हमारा र और यहाँ पे ये अब दिखा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है हम इसको बदल लें। आप बदल लीजिए इसको
ओ में, तो आपको समझ में आ जाएगा रो प्लस, यानी यहाँ पे जो ये शब्द दिया है ये वाला तो सार्थक शब्द कहीं होगा ही नहीं, ये तो आपका उपसर्ग में भी नहीं होगा, ये कोई धातु भी नहीं है। तो जब आपको इतने से ही पता चल जाता है तो ये कट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप संधि करने जाते हैं तो आपको हमेशा शब्द में अंदाजा लगाना पड़ता है कि क्या हो सकता है। जैसे मान लो आपने जब गवीस से बनाया तो आप इतना यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे शब्द आपका था गवीस, आपने इसमें तोड़ने की कोशिश की इसको, अगर आप यहाँ पे अव ये वाली चीज़ लेके आए कि ये अव यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ग है, इस ग में ये जो बदल के क्या है, ये ओ है, तो आप इसकी मात्रा देंगे तो आपको ये पता है ना कि ये गो शब्द तो होता है, इसका अर्थ क्या होता है, गाय होता है, तो आपको ये सार्थक शब्द मिल रहा है, इसलिए फिर इधर पीछे भी आपको शब्द ईश मिल गया, सार्थक शब्द मिल गया। तो इस तरह से आपको इन शब्दों की पहचान करनी होती है। मैंने आप लोगों को हमेशा इस बात के बारे में बताया है कि संधि कोई तुक्काबाजी नहीं है। मतलब जो आप संधि करते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप किसी भी शब्द में संधि ठूस देंगे, आप लगा देंगे कमल में संधि बता दो, सौरभ में संधि बता दो, या सरल में संधि बता दो। ऐसा नहीं होता कि किसी भी शब्द में आप संधि लगा देंगे। आपको हमेशा सार्थक शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप संधि सीखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्रथम शब्द और आपका अंतिम शब्द, ये दोनों शब्द आपके होने चाहिए, और उन दोनों शब्दों का अर्थ या उन दोनों में से किसी एक शब्द का अर्थ आपके बनने वाले शब्द में भी निहित होना चाहिए। तभी वो शब्द आपका संधि होता है और तभी आप उसको सीख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आपके सामने आते हैं। मैंने आपको एक रूल बताया, एक रूल करके देखो, दूसरा करके देखो, दूसरे में तो किसी ना किसी रूल में तो आपके वो सार्थक शब्द वाली जो लिस्ट है वो सामने आएगी। तो इस तरह से आपको पता चल पाएगा कि आपके किस शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको शब्द रटना पड़े, ये ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब वो जो दो शब्द दिए बस उनको रटे जा रहे हैं। बस आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्दों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जैसे हमारे इस छात्र का ये डाउट था, ऐसे ही आप में से भी बहुत सारे छात्रों के डाउट होते हैं संधि में शब्दों को लेकर। तो यहाँ मैं एक बार फिर से आपको इस बात को दोहराती हूँ कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, इन चारों में से कोई भी हो, सभी शब्द यानी हमारे हिंदी शब्दकोश के सभी शब्द संधि नहीं हैं, सभी शब्द समास नहीं हैं, और सभी शब्द उपसर्ग या प्रत्यय विधि से नहीं बने हैं। क्योंकि हमने शब्दकोश को पढ़ा है रचना या बनावट के आधार पर। जब हम उसके प्रकार करते हैं तो 3 प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो चारों हैं ये चारों यौगिक शब्द होते हैं। तो जब ये यौगिक शब्द हैं तो यौगिक शब्द के अलावा रूढ़ शब्द भी तो हमारे शब्दकोश में होते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो अपने आप बने हुए शब्द होते हैं, जो किसी शब्द की सहायता से नहीं बने होते, जिनका अपना एक अस्तित्व होता है, या उन्हें तोड़ दें तो वो अपना स्वयं का अस्तित्व खो देते हैं। तो ये शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इन सारे नियमों को दिमाग में रखते हुए अपनी संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय से अपने शब्दों को बनाएंगे। आप में से भी किसी छात्र को अगर इस तरह की कहीं कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर अपने जो YouTube की कमेंट है वहाँ पर लिखिएगा। और मुझे अगर लगेगा कि आपका प्रश्न ऐसा है जो जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब कि इसे मैंने अभी तक नहीं बताया, ये आपके सामने एक नया डाउट आया और इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, आप में से बहुत सारे छात्र कुछ ऐसी कमेंट करते हैं जो एक कॉमन प्रश्न है, जिनके बारे में मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को पहले भी बताती रही हूँ। तो उन प्रश्नों का आंसर मैं नहीं देती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों की कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि ये एक सही प्रश्न है और ऐसा प्रश्न और छात्रों का भी हो सकता है, तो मैं आप लोगों को उस प्रश्न का आंसर जरूर देती हूँ। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।